द डिबेट में आपका स्वागत है। आज सुबह 4 बजे जब आप और मैं शायद गहरी नींद में सो रहे थे, तब देश के लाखों लोग गैस एजेंसियों के बाहर एक खाली लोहे के सिलेंडर के साथ लाइनों में खड़े थे। हाँ, और ये बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर है। मतलब आजकल ये रोज का ही हो गया है। बिल्कुल, हमारी रसोई की वो जो भरोसेमंद नीली लौ है ना, जिसे हम अपनी जिंदगी का एक ग्रांटेड हिस्सा मान चुके थे, वो अचानक गायब सी हो गई है। रेस्तोरां बंद हो रहे हैं, ढाबों पर ताले लग रहे हैं और घरों में सुबह का नाश्ता बनना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गया है। तो आज हम इसी एलपीजी गैस सिलेंडर संकट और इसकी आसमान छूती महंगाई के पूरे मकड़जाल को डिकोड करेंगे। और ये डिकोड करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई घरों में उस नीली लौ की जगह अब वापस उसी दमघोटो धुएं ने ले ली है। मतलब उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए चूल्हे आज सिर्फ शोपीस बन गए हैं और लोग वापस उपले और लकड़ियां बीनने को मजबूर हैं। सही बात है। तो आज का हमारा मूल प्रश्न ये है, क्या आज का ये गैस सिलेंडर संकट अंतर्राष्ट्रीय भूराजनीतिक तनावों, खासकर ईरान-इजराइल युद्ध और हॉर्मुज़ जल संधि के ब्लॉक होने का एक सीधा और लॉजिकल नतीजा है? मैं आज इसी पक्ष को रखूंगा। मेरा मानना है कि जब ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा जाती है, तो भारत जैसी आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था में इसका असर होना तय है। और मैं इस थ्योरी को एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना मानती हूँ। मेरी स्पष्ट राय ये है कि ये जो ग्लोबल टेंशन है ये सिर्फ एक पर्दा है। मतलब असली बीमारी है हमारे सिस्टम की प्रशासनिक विफलता और एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्लैक मार्केटिंग। अच्छा। हाँ बिल्कुल। गैस की कमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी नहीं है जितनी इसे लोकल लेवल पर आर्टिफिशियली बना दिया गया है। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन हमें इस पूरी स्थिति के मैकेनिक्स को समझना होगा। मतलब हमें यह समझना होगा कि हमारे घर के गैस चूल्हे का कनेक्शन सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट से जुड़ा है। आपको पता ही है, भारत अपनी एलपीजी जरूरत का करीब 60 से 70% इंपोर्ट करता है। वो तो है। और ये सारा माल समुद्री रास्तों से आता है। अब जरा ग्लोबल मैप को देखिए। दुनिया भर के तेल और गैस के जहाज़ों का जो सबसे प्रमुख मार्ग है, हॉर्मुज़ की जल संधि। ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव हुआ है, उसने इस पूरे रूट को चोक कर दिया है। ग्लोबल रूट चोक हुआ है, ये बात सही है, लेकिन एक सेकंड, मैं बस इसे पूरा कर दूं। हॉर्मुज़ की जल संधि सिर्फ 21 मील चौड़ी है। जब वहां कमर्शियल जहाज़ों पर हमले होते हैं, तो पूरे मरीन इंश्योरेंस मार्केट में पैनिक फैल जाता है। मतलब रातों रात इंश्योरेंस प्रीमियम 400 से 500% बढ़ जाता है। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है, और इसी वजह से शिपिंग कंपनियां अपने जहाज़ों को वहां से ले जाने के बजाय अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से पूरा चक्कर लगवाकर भारत भेज रही हैं। इस डाइवर्जन से हर शिपमेंट में 15 से 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। जब पीछे से माल हफ्तों लेट आएगा, ढुलाई का खर्च 3 गुना बढ़ जाएगा, तो क्या घरेलू मार्केट में सप्लाई शॉक नहीं आएगा? ये एक प्योर सप्लाई शॉक है। मैं इस ग्लोबल सप्लाई शॉक के लॉजिक को सिरे से खारिज नहीं कर रही हूँ। बेशक शिपमेंट लेट हो रहे हैं, फ्रेट कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन क्या इस देरी से गैस पूरी तरह से गायब हो जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि ग्राउंड पर असल में खो क्या रहा है। बताइए। आपकी बात सुनने में ऐसी लगती है जैसे किसी इंसान के शरीर में मेन आर्टरी ब्लॉक हो गई हो और पूरे शरीर का खून रुक गया हो। लेकिन जरा सोचिए, अगर मुख्य आर्टरी वाकई ब्लॉक है और खून आ ही नहीं रहा है, तो फिर अमीर लोगों तक वो खून कैसे पहुंच रहा है? आप ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रही हैं, जो कि एक लीकेज है। क्योंकि इस संकट का बाय प्रोडक्ट नहीं, बल्कि इसका मुख्य इंजन है। देखिए, इस महंगाई और शॉर्टेज का असली गणित समझिए। जैसे ही ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस की खबर आती है, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है, मतलब वो 19 किलो वाला जिसका दाम मार्केट रेट पर तय होता है, उसकी कीमतें अचानक 2000 या 2500 रुपए के पार चली जाती हैं। हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वहीं हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला जो 14 किलो का डोमेस्टिक सिलेंडर है, वो सरकार द्वारा सब्सिडाइज्ड होता है। उसका दाम मान लीजिए 900 रुपए फिक्स्ड है। अब होता क्या है, जो छोटा रेस्टोरेंट या ढाबे वाला 2500 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय या डिस्ट्रीब्यूटर से सेटिंग करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का करप्शन है, कोई सिस्टमैटिक विफलता नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर है।
ढाबे वाला डिस्ट्रीब्यूटर को 900 वाले डोमेस्टिक सिलेंडर के लिए 1200 या 1300 रुपए कैश देता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को सीधे 300 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है प्रति सिलेंडर। और जो आम आदमी है, जो जेन्युइन कस्टमर है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहता है? पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। ये सप्लाई पीछे से नहीं रुकी है, ये बीच में डाइवर्ट कर दी गई है। आज जो गोरखपुर से लेकर पटना और दिल्ली तक मारपीट हो रही है ना, वो इसलिए नहीं है कि गैस है ही नहीं, वो इसलिए है क्योंकि गैस उन लोगों को बेची जा रही है जो ब्लैक में प्रीमियम देने को तैयार है। देखिए, अगर ग्लोबल शॉक के कारण गैस बिल्कुल नहीं होती तो किसी को भी नहीं मिलती, लेकिन काला बाजारियों के गोदाम तो फुल है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर के बीच का जो ये प्राइस कैप है, ये एक तरह का आर्बिट्राज का मौका देता है। और हाँ, कुछ असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन आप फिर से बीमारी के लक्षणों को ही बीमारी मान रही हैं। ऐसा क्यों? ये तो सीधा सीधा करप्शन का मामला है। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की धांधली तो हमेशा से मौजूद रही है भारत में, लेकिन ये इतना विकराल रूप तब लेती है जब टोटल सप्लाई में अचानक 20 से 30% की भारी गिरावट आती है। जब ओवरऑल सिस्टम में गैस कम होती है, तभी तो ये पैनिक और जमाखोरी बढ़ती है ना। पर पैनिक को कंट्रोल करने के नाम पर सरकार कर क्या रही है? वही मैं बता रहा हूं। इसी पैनिक को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने वो कदम उठाया है जिसकी आप लोग सबसे ज्यादा आलोचना कर रही हैं। मतलब वो 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन वाली बुकिंग पॉलिसी। बिल्कुल आलोचना होगी। ये 25 दिन का नियम आम आदमी पर सीधा प्रहार है। इससे आप प्रहार कह रही हैं, मैं इसे एक बहुत ही लॉजिकल राशनिंग सिस्टम कहता हूं। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लाइफ बोट पर हैं जहां 20 लोग हैं और पीने के पानी की सिर्फ 10 बोतलें बची हैं। ठीक है। अगर आप पानी को फ्री फॉर ऑल कर देंगे तो क्या होगा? जो सबसे ताकतवर होंगे या जो सबसे ज्यादा डरे हुए होंगे, वो 2-2 बोतलें अपने पास रख लेंगे और बाकी लोग प्यासे मर जाएंगे। जब मार्केट में किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की कमी की अफवाह उड़ती है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी पैनिक बाइंग की तरफ भागती है। मतलब लोग एक्स्ट्रा सिलेंडर बुक करने लगते हैं। बिल्कुल, लोग डर के मारे एक्स्ट्रा सिलेंडर बुक करते हैं कि कहीं अगले हफ्ते गैस न मिले। सरकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम में ये लॉक लगाना कि आप 25 दिन से पहले नया सिलेंडर बुक ही नहीं कर सकते, ये इसी पैनिक बाइंग को रोकने का तरीका है। ये इंश्योर करता है कि लिमिटेड गैस स्टॉक पूरे देश में बराबर बंटे। लाइफ बोट वाली एनालॉजी सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन असल जिंदगी में सरकार की इस लाइफ बोट में बहुत बड़े बड़े छेद हैं। छेद कैसे हैं? सॉफ्टवेयर तो सबके लिए एक है। अगर राशनिंग का मकसद सबको बराबर गैस देना है, तो फिर वो रेस्टोरेंट वाले और ब्लैक मार्केट वाले इस सॉफ्टवेयर लॉक को बाईपास कैसे कर रहे हैं? आम आदमी के लिए तो 25 दिन का लॉक लगा है, लेकिन जो ब्लैक में खरीद रहा है उसके लिए कोई लॉक नहीं है। देखिए, सिस्टम में कुछ कमियां हो सकती हैं। कमियां नहीं, ये पॉलिसी सिर्फ मिडिल क्लास को परेशान करने के लिए है। और जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। चेन्नई, पुणे, गुरुग्राम में हजारों छोटे वेंडर, चाय की टपरियां, ठेले वाले, उनका क्या? मैं मानता हूं कि उनके लिए ये मुश्किल वक्त है। वो कमर्शियल कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। वो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। उनका काम अगर एक दिन भी रुक गया तो उनके घर की रोटी बंद हो जाएगी। जब आप उन्हें 25 दिन तक गैस नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? और किसी भी बड़े ग्लोबल शॉक में हमेशा वही वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है जिसका मार्जिन सबसे कम होता है। ये एक कड़वा इकोनॉमिक सच है। प्रभावित होना एक बहुत माइल्ड शब्द है। ये आजीविका का खत्म होना है। और ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है। चलिए गांव की तरफ चलते हैं, जहां सरकार ने उज्ज्वला योजना का इतना डंका पीटा था। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य जिन्हें धुआं मुक्त घोषित किया गया था, वहां आज क्या हालात हैं? वहां भी शॉर्टेज है, मैं मानता हूं। सिर्फ शॉर्टेज नहीं है, वहां की औरतें आज वापस लकड़ी, पत्थर का कोयला और गोबर के उपलों की अंगीठी जला रही हैं। मतलब हम दुनिया भर में 5G की बात करते हैं, राफेल की बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया का सपना बेचते हैं, लेकिन जमीन पर रियलिटी यह है कि डिजिटल इंडिया का नागरिक आज वापस एंशिएंट इंडिया की तरफ धकेल दिया गया है। देखिए, चूल्हे से उठने वाला वो धुआं सिर्फ औरतों के फेफड़ों को ही खराब नहीं कर रहा, वो इस बात का सबूत है कि हमारी नीतियां सिर्फ कागजों पर अच्छी दिखती हैं। एक ग्लोबल क्राइसिस आता है और हमारा पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। उपलों और अंगीठी की तरफ वापस लौटना वाकई एक दुखद तस्वीर है और मैं इसे जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन हमें एक रियलिटी चेक की भी जरूरत है। जब आप सिस्टम के बिखरने की बात करती हैं, तो क्या आप भूल रही हैं
कि भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है? आबादी का बहाना हम कब तक देंगे? ये बहाना नहीं है, ये एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। हम कोई छोटा सा यूरोपियन देश नहीं है जिसे एक झटके में संभाला जा सके। जब एक इंटरनेशनल वॉर हमारी पूरी एनर्जी सप्लाई चेन को हिट करता है तो आप रातों रात कोई जादुई विकल्प नहीं खड़ा कर सकती। सरकारें तुरंत नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। ऐसे अचानक आने वाले शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए पूरे सिस्टम को वक्त चाहिए होता है। आप जिस चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कह रही हैं, वो असल में इतने बड़े स्केल पर काम करने का एक सिस्टमैटिक फ्रिक्शन है। सिस्टमैटिक फ्रिक्शन? जो आदमी सुबह 4 बजे अपनी दिहाड़ी छोड़कर लाइन में खड़ा है, उसके लिए ये फ्रिक्शन नहीं, टॉर्चर है। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इस बात से है कि हम इस टॉर्चर को नॉर्मलाइज कर चुके हैं। नॉर्मलाइज कैसे कर चुके हैं? आप भारत में लाइन में लगने की संस्कृति को ही देख लीजिए। हम पैदा होने से पहले ही अस्पतालों की लाइनों में लग जाते हैं। आपको नोटबंदी याद है? वो एक अलग पॉलिसी डिसीजन था। पॉलिसी अलग थी लेकिन लाइनें वही थीं। हम महीनों अपने ही पैसे के लिए लाइन में खड़े रहे। फिर कोविड आया तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सड़कों पर कतारों में खड़े थे। और आज 2026 में हम एक गैस सिलेंडर के लिए फिर से सुबह 4 बजे लाइन में लगे हैं। लेकिन ये सारे अलग अलग तरह के संकट थे। संकट अलग हो सकते हैं लेकिन पैटर्न एक ही है। हर बार कोई ना कोई आपदा आती है और भारतीय नागरिक को सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है और हम इसे अपनी नियति, अपना भाग्य मान लेते हैं। अगर आप विकसित लोकतंत्रों को देखें तो वहां ऐसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर पर लोग सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। ये तुलना थोड़ी अनफेयर है। अनफेयर क्यों है? हमारे संविधान में जो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। वो सरकार को याद दिलाते हैं कि नागरिकों को जीवन की बेसिक नीड्स जैसे पानी, गैस देना उनका काम है, कोई खैरात नहीं। गैस सिलेंडर आज कोई लग्जरी नहीं है, ये जीने का एक बुनियादी हक बन चुका है। आप एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल पॉइंट रख रही हैं जो सुनने में बहुत अपीलिंग लगता है, लेकिन अधिकारों की बात करते समय हम व्यवहारिक मजबूरियों को इग्नोर नहीं कर सकते। आप कह रही हैं कि हम यूरोप की तरह रिएक्ट क्यों नहीं करते? हाँ, क्यों नहीं करते? क्योंकि यूरोप के पास भारत जैसी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है और ना ही उनके पास ऐसे रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। जब इतना बड़ा देश एक वैश्विक आपदा से जूझ रहा हो तो क्या नागरिकों का सिस्टम के साथ सहयोग करना जरूरी नहीं है? जब हम लाइनों की बात करते हैं तो लाइन में लगना कोई गुलामी का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो एक लिमिटेड रिसोर्स को फेयर तरीके से बांटने का एक मात्र तरीका है। नागरिक तब सहयोग करते हैं जब उन्हें सिस्टम में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी दिखती है। आप कह रहे हैं कि सरकार लिमिटेड रिसोर्स बांट रही है, लेकिन जरा याद कीजिए हमारे पेट्रोलियम मंत्री टीवी पर आकर क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पैनिक की जरूरत नहीं है। उन्होंने बार बार दावा किया कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, सब कंट्रोल में है। अगर कमी नहीं है तो फिर ये लाइनें क्यों हैं? अगर कमी नहीं है तो 25 दिन का सॉफ्टवेयर लॉक क्यों है? देखिए, सरकार पैनिक नहीं फैलाना चाहती थी। आम आदमी सहयोग करने को तैयार हो जाएगा अगर सरकार स्पष्ट रूप से सामने आकर कहे कि हाँ, मिडिल ईस्ट में जंग के कारण हमारी गैस सप्लाई 30% गिर गई है, इसलिए हम सबको कम गैस दे रहे हैं। वो एक फेयर पॉइंट है। लेकिन जब सरकार झूठ बोलती है कि सब कुछ नॉर्मल है और दूसरी तरफ लोकल प्रशासन के नाक के नीचे गैस एजेंसियां धड़ल्ले से ब्लैक में सिलेंडर बेच रही होती हैं, तो नागरिक सहयोग क्यों करे? ये ट्रांसपेरेंसी की कमी ही है जो उस सिस्टमैटिक फ्रिक्शन को क्रूरता में बदल देती है। आपकी इस बात से मैं एग्री करूंगा कि कम्युनिकेशन में भारी चूक हुई है। किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में सबसे पहला उसूल होता है जनता के साथ साफ और पारदर्शी संवाद। बिल्कुल। जब पॉलिसी मेकर्स ऑल इज वेल का नैरेटिव सेट करते हैं और ग्राउंड पर लोगों को सिलेंडर नहीं मिलता, तो सरकार और जनता के बीच एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है। हमें यथार्थवादी होना चाहिए और जनता को असल स्थिति बतानी चाहिए कि ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने का क्या गणित है और ये हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। और सिर्फ कम्युनिकेशन ही काफी नहीं है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सख्त एक्शन लेना होगा। अगर डीएम और पुलिस कप्तान चाहें तो क्या उनके जिले में एक भी सिलेंडर ब्लैक में बिक सकता है? नहीं बिक सकता, ये तो है। बिल्कुल नहीं। लेकिन वो आंखें मूंदे बैठे हैं। जब तक हम अपने ही आंगन में फैले इस भ्रष्टाचार को साफ नहीं करेंगे, तब तक हमें ईरान और इजराइल की जंग का बहाना देना बंद कर देना चाहिए। अगर सप्लाई कम भी है तो वो कम सप्लाई भी ईमानदारी से हर घर तक पहुंचनी चाहिए। सही बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी बहस को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो पिक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है।
मेरा अभी भी ये मानना है कि इस आग की चिंगारी मिडिल ईस्ट से ही उठी है। मतलब जब हॉर्मुज़ जलसंधि चोक होती है, मालवाहक जहाज 20 दिन लेट होते हैं और ढुलाई का खर्च आसमान छूता है, तो भारत जैसी आयात आधारित इकोनॉमी हिलेगी ही। और वो जो 25 दिन वाली राशनिंग पॉलिसी है, वो उस झटके को मैनेज करने का एक ज़रूरी इकोनॉमिक टूल है, ताकि मार्केट में पूरी तरह से हाहाकार न मच जाए। राशनिंग पॉलिसी सिर्फ आम आदमी और दिहाड़ी मजदूरों की कमर तोड़ रही है, जबकि कमर्शियल ब्लैक मार्केट बेरोक टोक चल रहा है। इस संकट ने हमारे डिजिटल इंडिया और उज्ज्वला योजना जैसे फैंसी प्रोजेक्ट्स की जमीनी हकीकत को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन इस भारी असहमति के बावजूद एक कड़वा सच है जिस पर हम दोनों पूरी तरह सहमत हैं। वो ये कि इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल गेम में सबसे ज्यादा कीमत भारत का आम नागरिक, वो गरीब और मिडिल क्लास परिवार चुका रहा है, जो आज भी गैस एजेंसी के बाहर सुबह से लाइन में खड़ा है। एकदम सही। और ये सोचने वाली बात है कि हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखते हैं, हम एक ग्लोबल पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारे घर की रोटी आज भी किसी विदेशी जल संधि के खुले होने या किसी लोकल ब्लैक मार्केटर की दया पर निर्भर करती है। बिल्कुल। जब तक हमारी बेसिक एनर्जी सिक्योरिटी का ये हाल है, तब तक ये सारे दावे बहुत खोखले लगते हैं। सही कहा आपने। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमने आज आपको इस गैस सिलेंडर और महंगाई के संकट का पूरा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है कि कैसे समंदर पार रुकी हुई एक शिपिंग लाइन आपके शहर के रेस्तरां और आपके घर की रसोई को बंद कर सकती है। हाँ, और कैसे हमारे ही सिस्टम का लीकेज इस दर्द को 10 गुना बढ़ा देता है। इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को अब आपने गहराई से सुना है। अंतिम निष्कर्ष हमेशा की तरह आपको ही निकालना है। तो अगली बार जब आप सुबह सुबह चाय बनाने के लिए अपनी रसोई में उस गैस स्टोव का नॉब घुमाएं और अगर वो नीली लौ ना जले, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है अगर वो नीली लौ ना जले, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि ये गैस पीछे से नहीं आ रही है या इसे जानबूझकर कहीं और मोड़ दिया गया है। विचार जरूर कीजिएगा। द डिबेट सुनने के लिए शुक्रिया।